to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अगली खबर पंजाब के अमृतसर से है। यहाँ के एयरफोर्स बेस पर आज एक जहाज उतरा, C-17 ग्लोब मास्टर, अमेरिकन आर्मी का एयरक्राफ्ट। 3 फरवरी को टेक्सास से उड़ान भरने के 35 घंटे बाद जब ये जहाज आज अमृतसर में उतरा तो इसमें से 104 भारतीय नागरिक बाहर आए। ये वो भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासी करार देकर के भारत डिपोर्ट कर दिया है। उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया और इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये हमने कल के ललन टॉप शो और दुनियादारी में विस्तार से समझाया है। आज बात उनकी करेंगे जो अपने वतन वापस लौटे हैं। तो कल तक आ रही सूचनाओं के मुताबिक कुल 205 लोग भारत वापस भेजे जा रहे थे। अब आज सूचना थोड़ी और रिफाइन हुई और ये संख्या 104 बताई गई। इन तमाम लोगों की सूची भी सामने आई। इस सूची में गुजरात से 33, हरियाणा से 34, पंजाब से 30, उत्तर प्रदेश से 3, महाराष्ट्र से 2, चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। चूंकि ये लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं तो ये लोग वहाँ के कानून के हिसाब से अवैध प्रवासी हैं, लेकिन इन पर भारत में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लिहाजा इन तमाम लोगों को भारत में हिरासत में नहीं लिया जाएगा। ज़रूरी वेरिफिकेशन के बाद इन्हें इनके घरों तक भेज दिया जाएगा। सुनते हैं उन पत्रकारों को जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और इस घटनाक्रम को विटनेस कर रहे थे। अमेरिका से 104 इलीगल भारतीयों को डिपोर्ट करके यहीं अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। लगभग 2 बजे यहाँ पर फ्लाइट लैंड हुई और उनमें से 104 लोग थे और उनकी ना सिर्फ इमिग्रेशन यहाँ हुई, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया गया, वेरिफिकेशन हुई, रिकॉर्ड की चेकिंग हुई, ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि किसी ने कहीं इलीगल तौर पर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से शरण तो नहीं ली थी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो विदेश से वापस भारत भेजे गए हैं, उनके परिजनों को सुनते हैं और उसके लिए सबसे पहले चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद, जहां के खोरज के रहने वाले एक शख्स भी अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए गए। पत्रकार यहां पहुंचे और परिवार से बातचीत की कोशिश की और इस बातचीत में कहानी खुली। हसमुख भाई के बेटे हैं केतुल और 28 साल की उम्र में केतुल ने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और दुबई जाने का कहकर वो अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचने के बाद अब डिपोर्ट होने की खबर उनको भी मिली है। देख पा रहे हैं उनके पिता टेलरिंग का जो काम है वो कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने बेटे का और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी वो गम देखा जा सकता है। वहीं गुजरात के गांधीनगर के एक परिवार ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके घर के बेटे को वापस भेजने की बात हो रही है, लेकिन परिवार को सूचित नहीं किया गया। મને કોઈ કીધું એ નહીં, કશું નહીં, અમે બે એમાં છોકરો જ્યો, બીજું કોઈ નહીં, બસ એ જ અમે બધી એટલી ખબર પણ બીજું કોઈ કહેવાય નહીં, કશું નહીં। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਲੈ ਲਓ। लेकिन सवाल है कि ये भारतीय वापस भेजे क्यों जा रहे हैं। अव्वल तो इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री ली और वहाँ पर जाकर के रहने लगे, छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ हो गए, लेकिन इस काम को उन्होंने अंजाम कैसे दिया, इस सवाल का जवाब है डंकी रूट। दरअसल अगर आपको अमेरिका जाना है, वहाँ जाकर के नौकरी करनी है, तो सही तरीका ये है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, वीज़ा अप्रूव हो जाए आपका, तो उस आधार पर आप बिना तकलीफ के जाएँ। आपको देश के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिका की फ़्लाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर वीज़ा मिलने में दिक्कत है तो लोग अवैध डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है डंकी रूट? डंकी रूट एक लंबा रूट होता है। इसके लिए आपको कई देशों से घूम घूम कर यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में हवाई जहाज़ की यात्रा नाम मात्र की होती है। अधिकतर यात्रा नावों पर, बसों पर या पैदल की जाती है और आखिर में अवैध तरीके से बॉर्डर फांदना होता है। अगर किसी व्यक्ति को डंकी रूट से भारत से अमेरिका जाना होता है तो वो अमूमन आगामी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। भारत के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा की शुरुआत होती है। लोग आमतौर पर टूरिस्ट वीज़ा या फर्जी वीज़ा पर दुबई, कतर या किसी और देश जाते हैं। यहाँ से दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील या इक्वाडोर जाते हैं क्योंकि वहाँ भारतीयों के लिए वीज़ा आसान होता है। अब यहाँ से उन्हें उत्तरी अमेरिका की यात्रा करनी है तो यहाँ उनकी मदद ह्यूमन ट्रैफिक एजेंट या मानव तस्कर करते हैं। ब्राज़ील या इक्वाडोर से तस्कर उन्हें कोलंबिया, फिर पनामा के डेरियन गैप जंगल में ले जाते हैं। पनामा से लोग कोस्टा रिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला होते हुए मैक्सिको पहुंचते हैं। ये सफ़र बस या ट्रक से किया जाता है। रास्ते में इनसे वसूली भी की जाती है। अब आता है यात्रा का आखिरी और मुश्किल पड़ाव, यानी मैक्सिको से अमेरिका में घुसना। अब लोग या तो रियो ग्रांडे नदी पार करते हैं या रेगिस्तान के खतरनाक रास्तों से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर वे ज़मीन से पार कर रहे हैं तो उन्हें दोनों देशों के बीच बने बॉर्डर पर लगी बड़ी फेंस को लांघना होता है। जब कुछ लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वहां वे सरेंडर कर देते हैं और शरण के लिए अप्लाई करते हैं।
कई लोग पकड़े जाने पर डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जाते हैं और फिर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, माने अपने देश वापस भेज दिए जाते हैं। बता दें कि ये डंकी रूट अमेरिका पहुंचने की कोई शर्त या गारंटी नहीं है। अव्वल तो ये कि ये गैर कानूनी तरीका है, और इस दूसरी बात यह है कि इस रूट को अपनाने वाले कई लोगों की जान भी चली जाती है, क्योंकि उन्हें घने जंगल, बर्फीले रास्ते, समुद्र और नदियां पार करनी होती हैं और वैध तरीकों से ये संभव नहीं होता। कच्चे और कमज़ोर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कई लोग प्राकृतिक आपदाओं में फंस जाते हैं, कई बार वे लूट का या जंगली जानवरों के शिकार बन जाते हैं, तो कभी हादसे के। चूँकि इस रास्ते में बेहिसाब पैसे भी खर्च होते हैं, तो कई बार लोगों के पास पैसे यात्रा के दौरान ही, यात्रा के बीच में ही खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया जाता है। इस रूट की भयावहता का अंदाज़ा हमें इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अंजू अग्निहोत्री छाबा की एक रिपोर्ट से भी मिलता है। इस रिपोर्ट में पंजाब के हरजिंदर सिंह की कहानी है, जिन्होंने भारत से मेक्सिको की यात्रा 4 महीने में तय की थी। हरजिंदर का एजेंट उन्हें डंकी रूट से ले जा रहा था और लगभग इसके लिए 17 लाख रुपए, $20,000 मांगे गए। हरजिंदर ने पैसे चुकाए, यात्रा शुरू हुई। वो दिल्ली से दुबई गए, दुबई से ब्राज़ील, वहाँ से पेरू, इक्वाडोर होते हुए कोलंबिया पहुँचे। कोलंबिया से एक बस में 8 घंटे की यात्रा के बाद उन्हें कैली ले जाया गया। वो नाव से समुद्र किनारे बसे शहर टर्बो पहुँचे और पनामा के जंगलों में गए। वहाँ उनके समूह में 15 अफ्रीकी प्रवासी भी शामिल हुए। हरजिंदर और उनका समूह 10 दिनों से ज़्यादा समय तक पनामा के जंगलों में आगे बढ़ता रहा। उन्होंने लगभग 105 किलोमीटर का सफ़र तय किया। जंगल के रास्ते में उन्हें कम से कम 40 शव मिले। कुछ शव आधे खाए जा चुके थे और कुछ कंकाल हो चुके थे। उन्हें और उनके ग्रुप को एक शिविर में रखा गया, जहां हरजिंदर कई रातों तक सो नहीं पाए। शिविर में 13 दिनों तक रुकने के बाद उन्हें कोस्टा रिका तक यात्रा करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद उन्हें निकारागुआ के लिए एक बस में बैठाया गया। निकारागुआ से वो ग्वाटेमाला पहुंचे और फिर उन्हें ट्रकों में भरकर मेक्सिको के तापचुला में ले जाया गया। तापचुला में उन्हें ये कहकर के 20 दिनों तक रखा गया कि उनके पेपर सभी प्रोसेस में हैं। इसके बाद उन्हें वेरा क्रूज के एक शिविर में रखा गया। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी बात अमेरिकी सीमा अधिकारियों से कराई गई। हरजिंदर को लगा कि इतने पैसे खर्च करने और इतनी मुश्किलों को पार करने के बाद अब वो अमेरिका में रह पाएंगे, लेकिन इसके ठीक उल्टा हुआ। उनको भारत डिपोर्ट कर दिया गया। इन सब में लगभग 4 महीने का समय लगा। आप समझ रहे हैं कि ये पूरा रास्ता कितना खतरनाक है। ऐसे में वाजिब सवाल है कि जिस रास्ते पर इतना रिस्क है, इतना खर्च है और कोई निश्चितता नहीं है, तो ऐसे में लोग उस रास्ते को अख्तियार क्यों करते हैं? ये हमने एक्सपर्ट की मदद से समझने की कोशिश की। देखिए, ऐसे कई लोग हैं। अगर आप इलीगल माइग्रेशन देखें, जो अमेरिका में लोग गैरकानूनी तरीके से अमेरिका जा रहे हैं, वो अलग अलग रूट से जाते हैं। कुछ लोग एक तरह से लीगली चले जाते हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं। उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन वो निकलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बस चुकी है। उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लीगली आ चुके हैं, एजेंसीज उनको शायद पकड़ नहीं पाती। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको अमेरिका जाने के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा, या तो स्टूडेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, उनको ये वीज़ा नहीं मिल पाता है। शायद उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, शायद अमेरिका की अथॉरिटीज़ को लगता है कि देखिए, अगर हम इनको वीज़ा देंगे तो ये ज़रूर वीज़ा वायलेट करने की कोशिश करेंगे और इलीगली अमेरिका में रहने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको वीज़ा नहीं मिल पाएगा, और इसीलिए ये गैरकानूनी रूट्स चुनते हैं। ये जो डंकी रूट्स आजकल बात हो रही है, वही ऐसे ही लोग जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शायद कम है, वो आजकल डंकी रूट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि ऐसे अलग अलग रूट्स हैं जो इटली, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अलग अलग देशों से रूट्स जाने की कोशिश करते हैं ये डंकी रूट्स। लेकिन 2 मुख्य रूट्स हैं। वो एक तो नॉर्दर्न बॉर्डर से, जो कनाडा से गुजर के जाती है, जो अमेरिका के नॉर्दर्न बॉर्डर पे है, और जो सदर्न बॉर्डर है, जो मेक्सिको के साथ है। तो दोनों इन बॉर्डर पर काफ़ी ऐसे भारतीय हैं जो डंकी रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका में कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी जानने में आया है कि पिछले सालों में अगर आप देखें, पिछले दशक में अगर आप देखें, तो लोग ज़्यादातर सदर्न रूट का इस्तेमाल करना चाहते थे। वो मेक्सिको के द्वारा अमेरिका में घुसने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो फोकस थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। वो अब कनाडा की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है, और एजेंसीज़ जो ये डंकी एजेंसीज़ हैं उनको भी पता है कि जो अमेरिका में बॉर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, जिनका काम है इलीगल माइग्रेंट्स को रोकना, उनमें उतनी तादाद नहीं है एजेंट्स की, ताकि वो इन सारे लोगों को रोक सके। ऐसे अब कई लाखों लोग हैं जो अलग अलग देशों से, लैटिन अमेरिका से, इंडिया से, जो अब अमेरिका में आना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए अमेरिकी बॉर्डर एजेंसीज़ के पास एजेंट्स नहीं हैं, और इसीलिए वो डंकी रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम हालांकि लीगली ना जा पाएँ,
लेकिन हम इलीगली डोंकी रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बॉर्डर इन्फोर्समेंट अभी अमेरिका में काफ़ी लैक्स है, काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन एक चांस है कि आप अमेरिका पहुंच सकते हैं, नौकरियां ले सकते हैं, अपने परिवार वालों का ख्याल रख सकते हैं भारत में, और शायद बाद में आपको परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप भी मिल सकती है। एक्सपर्ट से हमारा एक और सवाल, हमारे वतन से अमेरिका की ओर माइग्रेशन का ट्रेंड कितना बढ़ा है और किन राज्यों के बाशिंदों की शिरकत सबसे ज़्यादा है? जहाँ तक हमें पता है कि 7 लाख से ज़्यादा लोग अभी इलीगली अमेरिका में रेजिडेंट बन चुके हैं। जहाँ तक हमें पता है कि पिछले अगर आप 2021 में देखें तो यूएस बॉर्डर एजेंसी ने बताया है कि कुछ 30,000 से थोड़े ज़्यादा इंडियंस को उनके साथ बॉर्डर पे उन्होंने कांटेक्ट किया है जो इलीगली अमेरिका में क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें बस 2 साल बाद 2023 में तकरीबन 1 लाख लोग इलीगली अमेरिका में आने की कोशिश में लगे थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो संख्या है साल साल बढ़ती जा रही है क्योंकि और लोग अलग अलग राज्यों से अमेरिका जाना चाहते हैं। वो अपनी आर्थिक सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, बेटर जॉब्स के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। ऐसे 3-4 राज्य हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग अमेरिका जा रहे हैं। वो है पंजाब, वो है हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। हमें पता है कि ये लोग जब अमेरिका जाते हैं तो वो श्रम में लग जाते हैं, वो डेली वेज लेबरर या कंस्ट्रक्शन के काम में या डेयरी फार्म के काम में चले जाते हैं। तो जो काम वो भारत में करते हैं वो जाके अमेरिका में भी कर सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे देश में नौकरियाँ नहीं मिलती, इसलिए वो अमेरिका जाने की कोशिश में है। और जहाँ तक हमारे सुनने में आया है और जो रिपोर्टिंग हुई है, जो सैलरी वो इंडिया में बनाते हैं वो कई दुगनी और उससे भी ज़्यादा सैलरी वो अमेरिका में बनाते हैं। और इसी अट्रैक्शन की वजह से लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश ऐसे अलग प्रदेशों और अलग अलग राज्यों से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, साल साल उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम एक और बात साफ कर देते हैं, अमेरिका या किसी भी देश में अवैध प्रवासी होने का आशय सिर्फ डंकी रूट से नहीं निकालना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी बिना रिन्यू कराए रिहाइश जारी रखते हैं। उनके इस प्रवास को भी अवैध की ही श्रेणी में रखा जाता है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि इन घटनाओं और बातों से हम सीख लेंगे और एक पक्का और वैध रास्ता ही अपनाएंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब से भरे। एक बार फिर से हंसिएगा वैसे।